हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विवेक सिंह क्लासेज में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमने आपको ये समझाया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को रख करके आप घुमा देते हो, रोटेट कराते हो θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक। प्रारंभिक स्थिति पर एंगल है θ1, लास्ट स्थिति का एंगल है θ2। तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन आता है वो प्रूफ किया गया -PE cos θ2 माइनस cos θ1। आज हम लोग इस वीडियो में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज का हेडिंग रहेगा इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों, सबसे पहले यह क्लियर कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के पोजीशन में, किसी वस्तु के स्थिति में बदलाव करने के लिए जो कार्य करा जाता है, जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु के अवस्था में, किसी वस्तु के स्थिति में बदलाव करने के लिए जितना भी आप काम करोगे उसी काम को कहेंगे, उस कार्य को कहेंगे, उस वर्क डन को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो ये मार्कर रखा हुआ है अर्थ के लेवल पर, ये अर्थ का लेवल मान लेते हैं। अब इसके पोजीशन में हम बदलाव करेंगे। तो अगर हम पोजीशन में बदलाव कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए तो हम कुछ काम किए। वह जो काम कर रहे हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं इस मार्कर पर, इसके पोजीशन में बदलाव करने के लिए, वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो इसी तरह से अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके मान लो रोटेट करा रहे हैं, यहां पर रोटेशन होगा। इसका प्रारंभिक अवस्था θ1 है, इनिशियल पोजीशन θ1। इसको रोटेट करा करके हम लोग पहुंचा दे रहे हैं किसी एंगल पर, θ2 एंगल पर। ये नया एंगल हो गया θ2। दोनों के बीच का जो एंगल है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो है वो dθ। प्रारंभिक एंगल है θ1, अंतिम एंगल है θ2। तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हो गया dθ से रिप्रेजेंट करें, जो हो जाएगा θ2 माइनस θ1। ठीक। तो पहले डिफिनेशन क्या समझा है पोटेंशियल एनर्जी का? स्थिति में बदलाव करने के लिए जो काम किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसके स्थिति में, ये θ1 में था, इसके स्थिति में बदलाव करने के लिए यानी कि θ1 से θ2 तक ले जाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो डिफिनेशन कैसे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी का? इलेक्ट्रिक डाइपोल के वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाने में किए गए कार्य को उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाने में किए गए कार्य को उस डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के घुमाने में कार्य निकाल लें ना, तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सीधी सीधी ये बात है। तो कार्य निकालना तो पिछले वीडियो में हो ही गया है। तो चलो फिर से एक बार उसी वीडियो को रिपीट करते हैं
यहां पर जो वर्क डन है θ1 से θ2 तक ले जाने में, यानी कि डी थीटा डिस्प्लेस करने में, वो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फार्मूला तो तब लगता है ना जब रेखीय विस्थापन हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो। यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसकी जगह पर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ये जो गति हो रही है, रोटेशन जो गति हो रहा है, वो रोटेशन गति में फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, रोटेशन में टाउ जिम्मेदार होता है। टाउ के कारण, यानी कि बल आघूर्ण के कारण रोटेशन होता है। तो जो काम रेखीय गति में, लीनियर गति में फोर्स करता है, वही काम, वही कार्य बल आघूर्ण करता है रोटेशन में। तो यहां पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा, डीडब्ल्यू। कुल वर्क कैसे निकालेंगे? नेट वर्क इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? θ1 से लेकर के θ2 तक। बस अगर पहला वीडियो इससे पहले वाला ठीक से देखे होगे तो ये सारा काम आसान हो गया। θ2 तक W का फार्मूला हो जाएगा टाउ डी थीटा। टाउ का फार्मूला पढ़ाया जा चुका है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी ई कांस्टेंट है, बाहर करो। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस को बाहर करके कॉस थीटा लिख दे रहे हैं। और इनिशियल एंगल है θ1, फाइनल एंगल है θ2। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। बस एक लाइन इस वीडियो में एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ऑफ डाइपोल हो जाएगा U इक्वल टू W, कार्य के इक्वल होगा माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। θ1 से θ2 तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फार्मूला हो गया U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। एनर्जी का ही फार्मूला जूल होगा, वर्क का भी फार्मूला जूल होगा, ये सब आप जानते ही हो। अब मान लो एक सिचुएशन की प्रारंभिक स्थिति, जो डाइपोल रखा गया है ना, उसकी इनिशियल पोजीशन यानी कि θ1 90 हो और अंतिम स्थिति फाइनल पोजीशन θ2 इक्वल टू 0 हो। मतलब 90 पर पहले था, फिर उसे घुमा करके 0 0 का मतलब इसी के डायरेक्शन में ले आ करके किया गया। ऐसे था, परपेंडिकुलर था पहले, और उसको हम घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए। तो प्रारंभिक स्थिति θ1 90 कंसीडर कर लिया गया, लास्ट स्थिति, अंतिम स्थिति θ2 0 कंसीडर किया गया। जरा θ1 और θ2 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस θ2 0 माइनस कॉस θ1 90। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई। और ये एनर्जी किस रूप में रहेगी उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो जो वर्क डन करेंगे θ1 से θ2 तक ले जाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगा। इस सिचुएशन में क्या माना गया, जरा एक बार फिर से देखना। प्रारंभिक अवस्था 90, यानी कि वो परपेंडिकुलर था और उसे घुमा करके एक लाइन में लाने की कोशिश किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश किया गया। θ2 0, दोनों की वैल्यू रखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया माइनस पी ई। आप जानते हो बच्चों, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, कोई एनर्जी हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो दो वेक्टर के बीच में आप जानते हो पी भी वेक्टर है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर के बीच में हम कैसा प्रोडक्ट लगाएं, कैसा प्रोडक्ट करें कि हमको स्केलर अदिश राशि मिले। तो ये आप पढ़ चुके होंगे कि डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो अदिश मिलता है और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सदिश मिलता है। तो अदिश मिलने के लिए यहां पर हमको डॉट करना होगा, और जैसे ही आप डॉट लगाओगे वैसे ही आपके दिमाग में एक फार्मूला और आ जाएगा, पीई कॉस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप पढ़ चुके होंगे, ए बी कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, एक बार फिर से दोहराओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किए गए कार्य को उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जिसका फार्मूला आता है U = -PE cos थीटा। अब बच्चों ये तो टॉपिक हो गया खत्म, पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है जिसके लिए आपको पूरा वीडियो तीनों ध्यान से देखना होगा, अपने बुक से नोट्स बनाने होंगे। अब बारी है इसके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे इसका कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करेंगे। तो एक वीडियो क्वेश्चन देख रहे होगे स्क्रीन पर, हम पढ़ रहे हैं, जरा देखना। लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में लिखा हुआ, हम उसे हिंदी में पढ़ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक। उसका जो चार्ज है +/6 × 10⁻³ कूलम्ब है। 30 डिग्री सेल्सियस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उस पर टॉर्क मीन्स बलाघूर्ण लग रहा है 6 × 6√3 न्यूटन मीटर का। तो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, उसकी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। आप क्वेश्चन देख रहे होगे, समझ में भी आ रहा होगा, भले ही अंग्रेजी में लिखा है, समझ में तो जरूर आ रहा होगा, हिंदी में हम बोल दिए। जो डाटा है चलो लिखा जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ होता है उसे आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यह हम आपको समझाए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेंथ को हमेशा 2L से लिखते हैं, यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में 2L = 10 सेंटीमीटर गिवन है। आप इसे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल, 10⁻⁻1 मीटर। ये तो हो गया लेंथ। उसके बाद कह रहा है कि दो चार्जेज हैं, +6 × 10⁻³ -6 × 10⁻³ तो कोई एक चार्ज लिख लो, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, 6 × 10⁻³ कूलम्ब का चार्ज है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री पर रखा गया है, थीटा = 30 डिग्री। तो उसके ऊपर जो टाउ लग रहा है, बलाघूर्ण लग रहा है, वो है, उसकी वैल्यू गिवन है 6√3 न्यूटन मीटर, 6√3 न्यूटन मीटर का। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए PE sin थीटा। थीटा गिवन है, P कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले P कैलकुलेट करते हैं। P होता है Q × 2L। Q की वैल्यू है 6 × 10⁻³ 2L की वैल्यू है 10⁻⁻1, यानी कि हो जाएगा 6 × 10⁻⁻4 कूलम्ब मीटर। Q कूलम्ब में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो P का जो यूनिट आएगा होगा कूलम्ब मीटर। इसलिए टाउ = PE sin थीटा फार्मूले का यूज करें। E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हो जाएगा τ/P sin थीटा। वैल्यू रख लो। टाउ की वैल्यू गिवन है 6√3, P हम लोग कैलकुलेट करें हैं 6 × 10⁻⁻4 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 6 से 6 कैंसिल, √3 10⁻⁻4 1/2, ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2√3/10⁻⁻4। 10⁻⁻4 को जब आप ले चलोगे ऊपर तो उसका साइन चेंज हो जाएगा 10⁻4। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम्ब। बिना यूनिट के आप आंसर मत देना।
तो आंसर हो गया 2√3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो अभी इसी वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा। क्या था फार्मूला? U इक्वल टू, सेकेंड पार्ट इसका, U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। P की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁴, E की वैल्यू 2√3 इंटू 10⁴, cos थीटा cos 30 हो गया। cos 30 की वैल्यू 6 2 जा हो जाएगा 12, √3 10⁻⁻⁴, 10⁻+4 कैंसिल, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से कैंसिल हो गया, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -18 जूल। बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में भी, यूपी बोर्ड में भी इससे कठिन सवाल नहीं आता। यही जो सवाल है ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर ये समझ में आ जाए, नोट कर लो। क्वेश्चन तो हम बोल ही चुके हैं। एक और क्वेश्चन तब इसके बाद देखते हैं। फिर से स्क्रीन को ध्यान से देखना, इसे मिटाने चल रहे हैं। वहां पर एक क्वेश्चन लिखा दिखाई देगा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है। फिर से लगभग वही सवाल है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यदि इसके ऊपर टॉर्क 10√3 न्यूटन मीटर हो तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज Q की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल यानी कि U की वैल्यू। तो चलिए, अगर क्वेश्चन आप देख लिए हो और नोट कर लिए हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायपोल का लेंथ दिया है यानी कि अक्ष की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो फिर से 2L से लिखेंगे। 2L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दो, 100 में 2 जीरो होगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -2 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर हो गया। एंगल हो गया 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसके ऊपर जो बल आघूर्ण है, टॉर्क है, वो लग रहा है 10√3 न्यूटन मीटर का। तो फर्स्ट कैलकुलेट करना है चार्ज Q, सेकंड कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी U। फिर से चलो P कैलकुलेट करें। P कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो P इक्वल टू होगा Q इंटू 2L। Q की वैल्यू ही नहीं गिवन है। टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। P की जगह पर P का फार्मूला लगाओ, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। क्या कैलकुलेट करना है? Q कैलकुलेट करना है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा τ/2L E साइन थीटा। टाउ की वैल्यू दिया ही है 10√3, 2L 2 इंटू 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁵ साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10√3 10⁵ 10⁻⁻²। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 10⁻3, नीचे ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ अगर चाहो √3 की वैल्यू रख करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे ही छोड़ दो। इतना कूलम्ब का चार्ज होगा। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो आप लिख सकते हो Q इक्वल टू +-10√3 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इसको नोट करिए। फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जो आप चाहो तो हमसे पहले ही कैलकुलेट कर लो। इसको चाहो आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो। यहां 10 का पावर +1 है या 10 का पावर -3 है, तो एक लाइन और भी सॉल्व कर सकते हो। लिख सकते हो Q इक्वल टू ±√3 10⁻⁻² कूलम्ब। चाहे √3 की वैल्यू रखो ना रखो, कैलकुलेशन आपको करना है। तो U कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका भी फार्मूला है U इक्वल टू -PE
cos थीटा, P की वैल्यू P इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E cos 30, सबकी वैल्यू चलो रखते हैं। Q की वैल्यू निकल चुकी है, √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2L लेंथ था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है 10 टू द पावर 5, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया, और 10 टू द पावर 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 10 टू द पावर 1 लिखा नहीं जाता है, उसे केवल समझा जाता है, अंडरस्टूड रहता है वो, यानी कि एनर्जी हो जाएगी -30 जूल। पहले ही क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन था, सेम फार्मूला, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस एक ही था। तो अगर नोट करिए इसे जल्दी से, एक क्वेश्चन और इसी तरह का देखा जाए। उसको भी स्क्रीन पर आप देख रहे होगे, नोट कर लेना उससे भी, हम हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा होगा। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो अपोजिट चार्जेस को कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके ऊपर चार्ज Q है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, सेपरेटेड बाय, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ जिसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टार्क माने अधिकतम बल आघूर्ण, कैलकुलेट करो फर्स्ट पार्ट। और फिर कह रहा है हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू टर्न द डायपोल इंड फॉर इंड, बाह्य निकाय के द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट करो यदि इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से घुमाया जाए इंड फॉर इंड। तो इसको अभी बाद में देखते हैं। इंड फॉर इंड का मतलब सिरे को चेंज कर दो, जहां पॉजिटिव था वहां पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर दो, इस तरह से घुमाओ, निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दो, ठीक। और कह रहा है हाँ, बस दो चीजें केवल आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या डाटा गिवन है लिखते हैं। अपोजिट चार्जेस की वैल्यू गिवन है Q इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, इसके बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, तो सेपरेशन को हमेशा 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। फिर आगे गिवन है डायपोल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये भी ठीक। मैक्सिमम टार्क आपको कैलकुलेट करना है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो अधिकतम बल आघूर्ण का फार्मूला हम निकलवा चुके हैं, जिसकी वैल्यू थी EP या PE, ठीक। P की वैल्यू नहीं गिवन है तो रख दो, P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L, सबके वैल्यू को रखो। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू E 10 टू द पावर 5 Q 1 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, केवल 10 टू द पावर लिख दे रहे हैं -6। 2L की वैल्यू थी 2 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉल्व कर लो, 2 इंटू 10 टू द पावर टोटल कितना हुआ, माइनस हो गया 8, 5 में से -8 सॉल्व करोगे तो बचेगा -3। और टाउ का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ये हो गया टाउ मैक्सिमम की वैल्यू, अधिकतम बल आघूर्ण। याद आ रहा है ये कब होता है अधिकतम बल आघूर्ण, 90 डिग्री पर, ठीक। थीटा जब 90 होता है तब मैक्सिमम टार्क लगता है, तो ये पहला पार्ट हो गया। फिर कह रहा है कितना कार्य करोगे यदि इंड से इंड तक घुमा दिया जाए। जरा फिर से देखना, इंड फॉर इंड का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे अस्थाई स्थिति में स्टेबल सिचुएशन में रख दिए। अब इसको इस तरह से घुमाओ कि इंड फॉर इंड मतलब पॉजिटिव की जगह निगेटिव चला जाए, निगेटिव की जगह पॉजिटिव, ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए। अर्थात अगर आप मार्कर के कैप को पॉजिटिव मानो और इस सिरे को नेगेटिव मानो तो ऐसे घुमा दिया जाए, उल्टा हो जाए, तो कितना एंगल रोटेट किया गया, 180 डिग्री रोटेट किया गया। तो अगर इंड फॉर इंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब रोटेशन कितना किया गया, 180। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है क्या इसमें, नहीं, वर्क डन कैलकुलेट करना है।
तो 180 घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो वर्क डन W इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। पहले कैसे था? प्रारंभिक अवस्था थी क्षेत्र की दिशा में 0 डिग्री, फिर उसे अपोजिट कर दिया गया, θ2 की वैल्यू हो गई 180, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस P इक्वल टू Q इंटू 2L E cos 180 माइनस cos 0, Q की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6, L की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 5, cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू 1, ये -2 हो गया, -2 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो W इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 -2 -8, 5 में से -8 आप सॉल्व करोगे तो बचेगा -3। इतना जूल वर्क डन होगा अगर उसे इस तरह से घुमाया जाए कि इंड की जगह पर इंड आ जाए, मतलब निगेटिव इंड की जगह पर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव आ जाए, अर्थात अपोजिट हो जाए, अस्थायी संतुलन में हो जाए, 180 डिग्री पर घुमा दिया जाए। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कठिन सवाल अपने स्क्रीन पर देखो, उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो एक होमवर्क की तरह से रहेगा। आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, खासकर वे जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे वे लोग, ठीक है? तो करिएगा जरूर, उसका सलूशन हम अगले वीडियो में समझा देंगे जो आपको नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन फिर आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि दो आवेश है -4 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, इसे एक पोजीशन पर रखा गया है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 104 -2 -15। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0.2 I कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर, और कैलकुलेट करना है टॉर्क ऑन द डाइपोल। अच्छा, IJ के कैप लिखा है ना, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट वही क्लास 11th वाला A क्रॉस B का यूज किया जा सकता है। तो चलिए फिर से देखिए क्या क्या गिवन है। चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो चार्ज की वैल्यू कितना गिवन है? -4 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम, दोनों में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड रख लो, 4 माइक्रोकूलम। प्रारंभिक प्रारंभिक स्थिति ना कहो, एक चार्ज रखा गया है A पर जिसका निर्देशांक है 104। इसको अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसका मतलब हो गया 1 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 4 K कैप। दूसरा चार्ज रखा गया है 2 -1 पोजीशन पर, तो 2 I कैप -1 J कैप प्लस 5 K कैप। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0.2 I कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ वैल्यू दिया गया है 0.2 वोल्ट, लेकिन पर सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना, ये सेंटीमीटर में है, तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, चाहे आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी इच्छा। हाँ, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है I कैप 0.2 I कैप मीन्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो 2L कैसे निकालेंगे? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में। पहला चार्ज A पर रखा गया, दूसरा चार्ज B पर रखा गया। पहला चार्ज समझो A यहां है, दूसरा चार्ज B यहां है, तो इसके बीच का डिस्टेंस 2L कैसे निकालेंगे? लास्ट पॉइंट में से प्रारंभिक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, यानी कि 2 I कैप -1 J कैप प्लस 5 K कैप में से प्रारंभिक पॉइंट A के वेक्टर को माइनस कर लिया जाए तो हो जाएगा 1 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 4 K कैप। 2 I में से एक I माइनस करोगे तो हो जाएगा केवल I कैप
1j माइनस -0j कैप, यानी कि बचेगा -1j कैप। 5k कैप में से 4k कैप माइनस करोगे तो बचेगा केवल +4k कैप। फिर से देख लो, 2i में से एक i माइनस करोगे i कैप बचेगा। 1j में से 0 मीन्स नथिंग, तो 1j कैप बच जाएगा माइनस के साथ। 5k कैप में से 4k कैप माइनस करोगे तो 1k कैप आ जाएगा। ये हो गया 2l वेक्टर। आपको टाउ कैलकुलेट करना था, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं याद करो, i j k फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में p वेक्टर रखेंगे और p इक्वल टू होता है q इंटू 2l इंटू e वेक्टर। तो q की वैल्यू है 4 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 हो गया। 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 2l वेक्टर की वैल्यू ये है, तो इसका यहां पर कंपोनेंट रखेंगे। i का गुणांक है 1 कंपोनेंट, j का -1, k का +1, e वेक्टर का 2i कैप है, यानी कि j नहीं है तो 0, k नहीं है 0, केवल i कंपोनेंट था तो i की वैल्यू 0.2, j नहीं है k नहीं है, a वेक्टर क्रॉस हो गया, b वेक्टर का मेथड अप्लाई कर लिया गया। अगर आपको याद आ रहा हो तो सॉल्व करो, नहीं याद आ रहा हो तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले i कैप लिखते हैं, फिर -j कैप लिखते हैं, फिर +k कैप लिखते हैं। i कैप से जाने वाली लाइन और स्तंभ को ढक लेंगे, दोनों लाइनों को, जो ये दोनों अक्ष पर है, x और y अक्ष पर है। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 का 0 में तो 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में माइनस का साइन। j को ढको, इस 1 का इसमें 0 में मल्टीप्लाई करो तो आएगा 0, 0.2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2, बीच में माइनस का साइन। k को ढको, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0.2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.2 होगा, और बीच का ये जो माइनस है इस माइनस में मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस होगा। फिर से देखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और बीच वाला जो माइनस साइन लगाते हैं, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 0 i कैप प्लस 0.2 j कैप प्लस 0.2 k कैप। ये हो गया टाउ वेक्टर। 0.2 कॉमन करके इसमें प्रोडक्ट कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 j कैप प्लस k कैप। ये हो गया टाउ वेक्टर। यूनिट लिखेंगे न्यूटन, ठीक, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड लिखना हो, फिर से देख लेना इसको, P की जगह Q इंटू 2L, 2L Q की वैल्यू रखे क्योंकि Q स्केलर क्वांटिटी होती है। 2L 1 -1 +1, E का केवल I कंपोनेंट दिया था तो J और K 0। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले I को ढकते हैं, क्रॉस गुणा करके बीच में माइनस का चिन्ह, फिर J को ढकेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे बीच में माइनस का चिन्ह, फिर K को ढकेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे बीच में माइनस का चिन्ह। अगर आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, परिमाण भी निकाल सकते हो। तो परिमाण कैसे निकालते हैं याद करो, ये भी क्लास 11 का है, और हमने आपको हमेशा वीडियो में कहा है कि जो सवाल आपको क्लास 11 के कॉन्सेप्ट पर बेस होंगे वो जरूर आते हैं, ठीक। तो अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है तो करते क्या है, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जहां पर a1 i कंपोनेंट है, a2 j कंपोनेंट है, a3 k कंपोनेंट है। तो यहां पर अगर हम टाउ की वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना चाहो ना, तो i कंपोनेंट तो है ही नहीं, केवल j और k है। j में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर, प्लस यही तो यहां भी मल्टीप्लाई करोगे ना, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट।
अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। आई का कंपोनेंट है ही नहीं तो जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट दोनों सेम है। अच्छा, ये दोनों स्क्वायर मान लो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अंडर रूट 2। आप चाहो तो अंडर रूट 2 की वैल्यू रख लो, 0.8 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, (10⁻⁻6 न्यूटन सेंटीमीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये जो सवाल आज आप पढ़े हो उसमें से सबसे अच्छा सवाल था, लेकिन ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कम ही बार पूछा गया, आया है पहले जैसा सवाल। प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क, मतलब वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों बोर्ड एग्जाम में, वो रहेंगे। देख करके और तीनों वीडियो को आराम से देख करके उसको सॉल्व कर लेना, तो उसी में से ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिल भी जाएंगे, इस साल भी मिल जाएंगे, हर साल उसी में से आते हैं। उम्मीद करेंगे कि इसे आप जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। बाय बाय।